हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में 9वां प्रकरण छूट और कमीशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें 9.2 के आगे के सवाल हल करेंगे। हमारा 9.2 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हम जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सवाल हल करेंगे चौथा और पांचवा। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला, प्रश्न पहले ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है, उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी। खादी भंडार मतलब खादी के जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या लिखा है। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से कथन जो मैथ्स होता है ना उसमें हमेशा कथन पे ध्यान देना और कथन के आधार पे समीकरण बनाना। क्या बोला है, खादी भंडार। याद आ रहा, हम खादी भंडार का उदाहरण हम रिबेट वाले उदाहरण में पढ़े थे पिछले वीडियो में। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या दिया है, प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियाँ खरीदी। मतलब उमा दीदी ने 3 साड़ी खरीदी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्रति नग, यानी कि एक साड़ी की कीमत। प्रति यानी एक होता है ना, पहले भी बताई हूँ। नग यानी क्वांटिटी हुई, तो यानी एक साड़ी की कीमत, अंकित मूल्य यानी उसका कीमत 560 रुपये। तो 3 साड़ी की कितनी हो गई, 3 गुणे 560। अभी हम नीचे कथन अच्छे से लिखेंगे, तो हमें 3 साड़ी की कीमत निकालनी है। फिर दूसरा क्या बोला है कि 90 रुपये प्रति बोतल की दर से शहद की 6 बोतलें खरीदी। मतलब उन्होंने 6 बोतल किसकी, शहद की ली। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 90 रुपये प्रति बोतल, यानी कि एक बोतल की कीमत 90 रुपये, किसकी, शहद की एक बोतल। तो 6 बोतल खरीदी यानी 6 गुणे 90। तो ये जब हम गुणा करेंगे 3 गुणे 560 और 6 गुणे 90, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यानी कुल मूल्य, जो भी उन्होंने सामान खरीदा उसका कुल मूल्य आएगा। फिर हमें क्या बोला, इस खरीदी पर उन्हें 12% रिबेट प्राप्त हुआ। तो यानी उनको रिबेट कितना प्रतिशत मिला, 12%। रिबेट यानी जानते हो ना, हम लोग पढ़े थे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से जो छूट, विशेष छूट दी जाती है उसको रिबेट बोलते हैं। एक प्रकार का छूट और कमीशन, एक प्रकार का ये छूट ही है रिबेट। हम ये पिछले रिबेट के वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या बोला, तो ये तो पूरा दोनों को गुणा करने पर जो आएगा ना, ये कुल मूल्य मिलेगा और उसका 12% रिबेट निकालना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई। यानी कि वो वस्तु, तो हम क्या करेंगे, जो कुल मूल्य निकालेंगे ना सब गुणा उणा करने के बाद, और फिर उस पर हम क्या करेंगे, 12% रिबेट निकाल लेंगे उसका। और फिर वो कुल मूल्य में से वो जो जितना भी रिबेट हमको आएगा ना, तो वो रिबेट हमको रुपीस में निकालना है और फिर उसको माइनस करेंगे, तो उतने में उसको प्राप्त हुई, ठीक है। तो अभी हम बारी बारी से लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे ना, हमको कितनी जो है 3 साड़ी है ना, तो एक साड़ी की कीमत कितनी हुई पहले वो लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एक साड़ी की कीमत, एक साड़ी का अंकित मूल्य, प्रश्न में अंकित मूल्य बोला है ना, तो अंकित मूल्य बराबर 560। और उमा दीदी ने कितनी साड़ियाँ खरीदी, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 साड़ी का मूल्य। तब 3 साड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणे 560। कितना हो जाएगा, गुणा करो, 3 गुणे 0 0, 3 गुणे 6 18, 1 80, 3 गुणे 5 15 और 1 6 16, 1680 रुपये, ठीक है। तो ये 3 साड़ी की कीमत हो गई। उन्होंने 3 साड़ी खरीदी ना, तो एक साड़ी जो थी उनकी 560 रुपये की थी, तो 3 साड़ी का मूल्य इतना हो गया। और ध्यान देना, कभी भी डायरेक्ट 3 साड़ी का मूल्य मत लिखना। मैं तुम लोग को पहले भी बताई ना, जैसे उदाहरण में डायरेक्ट लिखा हुआ था ना, उदाहरण हम रिबेट वाले उदाहरण में इस तरह का सवाल देखे हैं। लेकिन तुम लोग पहले एक साड़ी का एक का मूल्य लिखना, फिर जितना खरीदा उतना मूल्य। फिर उसके बाद उन्होंने शहद की बोतल खरीदी ना, तो एक शहद की बोतल की कीमत, एक शहद के बोतल का मूल्य कितना था, 90 रुपये। एक शहद की बोतल 90 रुपये का, ठीक है। उन्होंने कितना बोतल खरीदा, 6। तो 6 शहद की
बोतल का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 गुणे 90। तो 6 को 90 से गुणा किए, कितना मिला हमको? तो 0 गुणे 6 गुणे 0 0, 6 गुणे 9 54, 540 रुपये। ठीक है, तो ये तो हमारा जो उन्होंने साड़ी खरीदा और जो उन्होंने शहद की बोतल ली उनका मूल्य। अभी हमें कुल खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य, यानी जितना भी उन्होंने वस्तु लिया है तो यानी सभी वस्तुओं का या खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 1680 प्लस 540। अब डायरेक्ट गुणा कर जोड़ो या फिर रफ कार्य करके जोड़ो, ठीक है, लेकिन ध्यान से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 अंकों वाली संख्या, ये 4 अंकों वाली संख्या, तो जोड़ते समय ध्यान से। ठीक है, तो 0 और 0 जुड़ के 0, 8 और 4 जुड़ के 12, 81, 5 और 6 11 और 1 12, 81 2। तो कितना मिला? 2220 रुपये। यानी कि जो उन्होंने वस्तु खरीदी ना, उन सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो गया? 2220 रुपये। ठीक है, ये हमको मिला। अभी हमें प्रश्न में आगे क्या बोला है? रिबेट मिला ना उनको, ये जो सामान खरीदे इस पे रिबेट मिला है। तो अभी हम पहले रिबेट निकालेंगे, किसका? कुल मूल्य जो है उसका। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे रिबेट बराबर, इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखना रिबेट बराबर। रिबेट हमको कितना मिला है? 12%। तो रिबेट बराबर 12%। ठीक है, तो ये तो रिबेट हमको प्रतिशत में मिला, हमको रुपीस में निकालना है। तो रुपीस में रिबेट कैसे होगा? तो रिबेट बराबर कितने, वस्तु का सामान कितना था? 2220 रुपये का 12% ना, का यानी गुणा 12/100, प्रतिशत यानी प्रतिशत हटाते तो बटे 100 हो जाता है। तो 10 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना? गुणा कर लेना और फिर ये अब इसको कट मत करना है बटे वाले 0 को, क्योंकि क्या होगा ना, बटे वाले 0 कट करोगे तो बहुत स्टेप बढ़ जाएगा। तुम डायरेक्ट क्या करो, 222 को 12 से गुणा कर दो। तुम चाहो तो ऐसे रफ कार्य करके गुणा कर लो, या फिर अगर डायरेक्ट गुणा करना जा रहे हो तो डायरेक्ट गुणा कर लो। ठीक है, तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो देखो 12 गुणे 2 कितना होता है? 24। 2 हंसी लगा, फिर 12 गुणे 2 24 और 2 26, 2 हंसी लगा, फिर 12 गुणे 2 24 और 2 26। तो कितना मिला? 2664 अपॉन 10 बटे 10। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों तुम लोगों को कहा था ना कि नहीं कट करना, क्योंकि देखो गुणा करना आसान हो गया, गुणा कर लिए, तुम्हारा रफ कार्य है। अब बटे 10 है ना, तो ये बटे 10 है तो डायरेक्ट दशमलव लगा लो। कितना मिला? 266.4। क्यों एक अंक? क्योंकि देखो 1 0 है ना, तो एक अंक के यहाँ पर ये लगा। कितना मिला? ये रुपीस। ये क्या है तुम्हारा? रिबेट रुपीस में मिला। जो हमको प्रश्न में रिबेट दिया था वो प्रतिशत में था, हम इसको रुपीस में लाए। अब क्या करना, ये मतलब उसको छूट मिली ना, तो अभी उमा दीदी को कितने में सब वस्तुएं पड़ी? तो उमा दीदी को प्राप्त वस्तुएं जो हैं वो क्या करोगे? 2220 रुपया था ना, उसमें से ये रिबेट घटा दोगे। तो हम कथन कैसे लिखेंगे? हमारा प्रश्न का कथन है ना, उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई। तो हम लिखेंगे प्रश्न में जैसा लिखा ना वैसे ही लिखना, उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई ना, प्राप्त रकम कितना हो जाएगा? 2220 में से 266.4। ठीक है, इसको घटाना है। अब ये चाहो तो तुम रफ कार्य कर लो, ये पॉइंट है, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट है, तो रफ कार्य कर लो, घटा लो।
या फिर तुम चाहो तो डायरेक्ट लिखो। देखो 2220 और ध्यान देना ये पॉइंट है और 266.40 ठीक है 0.4। तो यहाँ पे भी पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो तुम लोग ज़ीरो ले लेना, ऐसे घटा देना ये ठीक है। तो 10 में से 4 घटा 6, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे ये 9 हो गया ना क्योंकि एक यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 और ये तुम्हारा 11 हो गया। तो 11 में से मतलब जो है 6 गया तो 5 ठीक है। और ये तुम्हारा 21 हो गया ना ठीक है। तो 21 में से 2 गया तो 19। तो कितना बचा 1953.6 1953.6 को मतलब ये 6 पैसा नहीं लिखते ना, ये 60 पैसा हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो होता है ना वो पैसा होता है, पॉइंट के पहले जो होता है वो रुपीज़ होता है। तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने का प्राप्त रकम कितना हो जाए, कितने में उन्होंने वस्तुएं खरीदी? तो उन्होंने वस्तुएं खरीदी 1953.60 रुपीज़ में ठीक है। ये हमारा रफ कार्य है, ये सब रफ है, ये सब रफ कार्य है। तुम चाहो तो साइड में पेंसिल से रफ कर लो और फिर उसके बाद उसको आंसर लिखो, और अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट लिख लो। 0.6 खाली क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद जो होता है वो पैसे होता है। तो 6 यानी अगर 6 पैसा होगा तो 06 होना चाहिए, तो 06 नहीं खाली 6 लिखा है तो यानी 60 पैसा, इसके लिए ज़ीरो लगाया गया। और दशमलव के बाद के ज़ीरो की कीमत नहीं होती है, पहले की दशमलव के पहले जो ज़ीरो होता है उसकी कीमत होती है। तो ये हमारा चौथा सवाल हल हुआ ठीक है। अब हम आएंगे 5वें सवाल पे। देखो हमारा 5वां सवाल क्या दिया है। 5वां सवाल हमारा कि दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ जानकारी दी है और चौखट दिया यानी कृति का सवाल। तुम्हें क्या करना है, जो उचित संख्या ना वो लिखना है। लेकिन ध्यान देना गणित है, अगर चौखट में तो लिखना है आंसर, लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन आया ना तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद सब लिखना है ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 मतलब एक दीपांजलि है, उन्होंने दलाल के माध्यम से उन्होंने 7,50,000 का घर लीलाबेन से खरीदा। मतलब ये घर उन्होंने किससे खरीदा? लीलाबेन से। किसने खरीदा? दीपांजलि ने। और दलाल के माध्यम से खरीदा। और क्या बोला है, दलाल ने दोनों ओर से 2% दलाली ली ठीक है। दलाल ने दीपांजलि से भी दलाली ली और उन्होंने जो है इनसे भी दलाली ली। तभी क्या बोला है, श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए कितने रुपए दलाली दी? उन्होंने दलाली कितने रुपए दी? तो हमें क्या करना है, घर कितने का था? 7,50,000। तो यहाँ आया दलाली कितनी? 2% यानी 2/100, और जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो हमें बारी बारी से हल करना है ना, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो हमारा कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करके दिखाना है ना। तो पहला वो बॉक्स में पहला क्या हो जाएगा, 7,50,000 गुणे 2% है ना, 2/100 ठीक है। तो हमारा पहला बॉक्स में 7,50,000 आया, दूसरे बॉक्स में 2/100। अब देखो 0 0 कट गया, गुणा करो। अभी क्या बचा, 2 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, 2 गुने 5 10, एक हासी लगा, 2 गुने 7 14 और एक 5 15। तो पहले बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दीपांजलि का पूछा ना क्वेश्चन, तो कृति का सवाल है, तो बॉक्स में पहले सब लिख लेना और फिर अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना, नहीं है तो डायरेक्ट आंसर लिखना। तो श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए, फिर बॉक्स में 7,50,000 लिखना, फिर गुणा के आगे ऊपर के बॉक्स में 2, नीचे के बॉक्स में 100, कट के आगे के बॉक्स में कितना आया, 15,000 रुपये दलाली दी ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला है,
लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए कितने रुपए दलाली दी। देखो दोनों ने 2% दी ना, दोनों ने 2% दी, तो लीलाबेन को भी तो 7,50,000 ही पड़ा था, और 7,50,000 का 2% अभी हम पहले वाले में निकाले ना 15,000, तो दूसरे में डायरेक्ट 15,000, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ना पहले में, तो दूसरे में डायरेक्ट 15,000 लिखोगे। तीसरा, दलाल को इस व्यवहार में कुल डैश रुपए दलाली प्राप्त हुई, मतलब उसको कितनी दलाली प्राप्त हुई। देखो उन्होंने दीपांजलि से 15,000 लिया, लीलाबेन से 15,000, तो दलाल को प्राप्त दलाली कितनी हुई, 15,000 प्लस 15,000 कितना आया, 30,000। मतलब उसको दलाली कितनी मिली, 30,000 रुपये। ये रुपए ऐसे लिखने जानते हो ना, 30,000, ठीक है। तो ये दलाल की दलाली हुई, ये किस में आया, तीसरे में। अभी देखो चौथे में क्या पूछा है, क्या बोला है, दीपांजलि को वह मकान कितने रुपए में मिला। उन्होंने जब 2% दलाली दी, दलाल को कितना दिया उन्होंने, 15,000 दिया, ठीक है। तो जब दलाल को 15,000 दे दिया तो उनको मकान कितने रुपए में मिला, तो वहाँ पे क्या करोगे, दीपांजलि को वह मकान कितने में मिला, तो यहाँ पर 7,50,000 में से 15,000 घटा दोगे, ठीक है। तो जब हम ये घटाएंगे तो हमको कितना मिला, देखो 15,000 घटाना है तो पहला ज़ीरो में से ज़ीरो गया, माइनस 1 2 3 ज़ीरो, तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 10 में से 5 गया 5, फिर 4 में से 1 गया 3, और ये 7,35,000 रुपये, ठीक है। कितने में पड़ा, 7,35,000 रुपये। तो श्रीमती दीपांजलि को वह मकान, ठीक है, इतने में पड़ा। फिर उसके बाद पांचवा पूछा है, श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर कितने रुपए प्राप्त हुए। लीलाबेन ने बेचा ना, तो वही चीज़ जो है सेम, इसमें से ये घटा दोगे 15,000, तो कितना मिला, 7,35,000, 7,35,000, ठीक है, तो रुपए। क्योंकि 7,50,000 तो घर की कीमत है, और 2% इन्होंने जो है दलाली दी, किसको, दलाल को, तो इसके लिए 15,000 उन्होंने भी दिया, 15,000 इन्होंने भी दिया, तो इनको इतने में मकान पड़ा। क्योंकि 7,50,000 वो निकाले, लेकिन दलाल को 15,000 दिया उन्होंने। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। कैलकुलेशन अगर है तो कैलकुलेशन करके दिखाओगे, लेकिन ध्यान देना तुम्हारा कृति का सवाल है, तो जब कृति का सवाल आता है ना तो कैलकुलेशन कर लो पहले, करने के बाद जैसा कृति का क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन वैसे लिखना, और फिर बॉक्स में जो आंसर्स है ना वो लिखना। कृति के सवाल में ध्यान देना, कृति का जब सवाल आता है तो तुम्हें क्या करना होता है कि पहले अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करो, हल कर लो सब, और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कृति में दिया है वैसे वैसे लिखो, और बॉक्स में आंसर लिखो। बॉक्स में सब मान लिखते समय ध्यान देना कि तुम्हारा जो है वो बॉक्स के अंदर सारे संख्या आ जाए, उस हिसाब से बॉक्स बनाना। ऐसा नहीं कि बॉक्स के बाहर तुम्हारे ये नंबर जा रहे हैं, ठीक है। लिखते समय वो ध्यान रखना। तो इस तरह से तुम्हारा 9.2 का चौथा और पांचवा सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। तुम्हारा प्रश्न संग्रह 9.2 जो हमारा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।